ओके राजा बेटा, अटेंशन प्लीज। आपको पता है कि हमारी बात चल रही है न्यू यूनिट की फार्मेकोलॉजी। कल हमने स्टार्ट किया है। फार्मेकोलॉजी एक डिसिप्लिन है फार्मेसी का, जिसमें हम मेनली बात करते हैं ड्रग की फॉर्मेशन, ड्रग के इफेक्ट, ड्रग के एक्शन की बात की जाती है इस फार्मेकोलॉजी वाले यूनिट में। अच्छा, जो स्पेशलिस्ट होते हैं इस फील्ड के अंदर उन्हें फार्मासिस्ट कहा जाता है। अच्छा, कल हमने ड्रग भी देखी थी। कौन सी ड्रग का मतलब क्या है एक्चुअली? ड्रग का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसको यूज करके हम किसी इंसान की ट्रीटमेंट कर रहे हो, उसको क्योर कर रहे हो, पेन से राहत ला रहे हो, वो ड्रग है। ठीक है, लेकिन इंसानों ने मिसयूज करके इस वर्ड को बदनाम कर दिया है ड्रग का। ड्रग मैंने आपको दो तरह की बताई थी। देयर इज मेडिसिनल ड्रग, एडिक्टेड ड्रग। कल हमने ये भी बात की थी क्यों कुछ पर्सन जो है वो एडिक्टेड हो जाते हैं कुछ चीजों के, फिर वो चाहे ड्रग हो, चाहे मेडिसिन हो, या किसी कोई इंसान हो, क्यों एडिक्ट होते हैं, ये हमने बात की थी कल। ठीक है, एडिक्शन का थोड़ा सा हमने देखा था, एडिक्शन के बारे में समझा था। बहुत ही अच्छा यूनिट है ये, जिसमें हमने वो भी बहुत सारी बातें समझनी है। अच्छा, कल हमने ये बात की थी कि कोई भी चीज जब हमें अच्छी लग रही होती है, चाहे फिर वो मूवी हो, चाहे फिर वो कोई ड्रग हो, या कोई चीज हो, ठीक है, तो एक केमिकल हमारी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हार्मोन, वेरी गुड। देखें, क्या होता है कि जब कोई चीज हमें अच्छी लग रही होती है तो प्लेजर वाली फीलिंग फीलिंग आ रही होती है, तो हमारे ब्रेन में डोपामिन और सीरोटोनिन की प्रोडक्शन हो रही होती है। अगले दिन डोपामिन और सीरोटोनिन और ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। एक दिन आपने आधा घंटे का ड्रामा देखा ना, एक एपिसोड देखा, अगले दिन आप चाहोगे आप 2 एपिसोड देखो, अगले दिन चाहोगे कि 3 एपिसोड देखो। जी, तो ऐसा ऐसा होता है। ऐसा क्यों? कि डोपामिन का अमाउंट बढ़ रहा होता है। सेम गोस, अगर कोई चीज आपको अच्छी लग रही है ना, उनके लिए भी ऐसा ही होता है कि जब कोई आपको चीज अच्छी लग रही है तो उनके लिए भी डोपामिन और सीरोटोनिन का अमाउंट बढ़ रहा होता है डे बाय डे। ठीक, इस तरीके से। और मैंने आपको ये बताया था, जो कुछ ऐसी ड्रग होती है जिनका पर्सन एडिक्ट हो जाता है, उसमें ये होता है कि उनका एक्शन जो है वो फास्टर होता है, बहुत स्पीड से वो एक्शन परफॉर्म करते हैं। अच्छा, ये हमने देख लिया था। कल हमने ये बात कर ली थी कि कौन सी मेडिसिनल ड्रग होगी जो कि मेडिसिन के टाइम पे देंगे, और कौन सी ड्रग जो है कि वो एडिक्टेड होंगी, जिसमें हमने बात की थी ओपियम की, हीरोइन की। मैंने बताया हीरोइन का नाम आज हीरोइन है, तो उसने कुछ ऐसा हीरो वाला काम किया होगा पास्ट में। पास्ट में क्या होता था कि जितनी भी सर्जरीज होती थी, सर्जरीज वो जो है कि होश के अंदर की जाती थी। कोई एनेस्थीसिया, कोई बेहोशी की दवा यूज नहीं करते थे। बंदा दर्द में होता था और उसका जो है कि सर्जिकल बना जो इंटरवेंशन है वो की जाती थी, परफॉर्म की जाती थी। लेकिन हमने कुछ प्लांट ऐसे एक्सप्लोर किए जिनके अंदर से हमें वो केमिकल मिले जिनको अगर बॉडी में हम लगा दें तो बॉडी का वो पार्ट जो है वो बिल्कुल सुन्न हो जाता है। कल मैंने आपको ये भी लॉजिक बताई थी कि ऐसा होता क्या है कि कोई ड्रग जब एडमिट की जाती है बॉडी के अंदर, तो ऐसा क्या होता है बेसिकली? जो एक्शन, वेरी गुड, न्यूरॉन का जो एक्शन पोटेंशियल ट्रांसमिट करने का तरीका है ना, सबसे पहले ये एक्शन पोटेंशियल इफेक्ट होंगे और ये स्लो डाउन हो जाएंगे। एक्शन पोटेंशियल स्लो डाउन होंगे ना, आपको सराउंडिंग के बारे में अवेयरनेस नहीं होगी, ना पार्ट को ना आपको, तो जाहिर सी बात है कोई फीलिंग भी नहीं रहेगी बॉडी के अंदर। बेहोश नहीं होते लेकिन वो पार्ट लोकलाइज कर देते हैं। सुन, हम करते हैं ना जानबूझ के उनको, नहीं होता तो वो एक्सेप्शन वाली कंडीशन होगी। हो सकता है कि जो ड्रग हम दे रहे हैं वो उनकी न्यूरॉन पे अच्छे से काम नहीं कर पा रही। ठीक है, जाहिर सी बात है ओल्डर एज में हो जाती है ऐसी चेंजेस, हो सकता है ऐसे। हाँ, तो ऐसा होगा। देखिए, बार बार रिपीटेडली चीज यूज करने की वजह से हैबिचुअल हो गई। तो ये हमने बात की थी कल। अच्छा, कल हमने फिर एक टॉपिक स्टार्ट किया था कि ड्रग्स की अलग अलग टाइप्स, कि किस सोर्स से हम ले रहे हैं। हमने कल ड्रग फ्रॉम प्लांट की बात कर ली थी। प्लांट से हमने दो तरह की ड्रग ली थी। एक तो थी ओपियम फ्रॉम पॉपी प्लांट, और दूसरी थी क्विनीन फ्रॉम दी किनकोना प्लांट। ठीक है, ओपियम जो है ये कुछ पेन से रिलीफ देती है, लेकिन ये बैन है। ठीक है, अब ये बैन है क्योंकि इसका बहुत ज्यादा मिसयूज होता है। इसके अलावा जो क्विनीन है ये मलेरिया के अगेंस्ट दी जाती है। ठीक है, अच्छा, अब आज हम बात करेंगे ड्रग फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कौन सी हम मेडिसिन हासिल ड्रग हासिल कर सकते हैं? ड्रग फ्रॉम एनिमल, एनिमल से कौन सी हासिल कर सकते हैं? ड्रग फ्रॉम मिनरल एंड सिंथेटिक ड्रग जो बनाई जाती है लेबोरेटरी के अंदर। ड्रग फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मेनली बैक्टीरिया, बैक्टीरिया और फंजाई को डिजाइन किया गया है, उनसे हम ये ड्रग हासिल कर रहे होते हैं। जितनी भी ड्रग मैं आपको बताऊंगा ये मेडिसिनल है, कोई भी एडिक्टेड नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो बैक्टीरिया और फंजाई से जो ड्रग हम हासिल कर रहे होते हैं उनको एंटीबायोटिक कहा जाता है। ठीक है, मैंने आपको एंटीबायोटिक के बारे में कुछ ना कुछ बताया भी है पहले भी। एंटीबायोटिक ऐसे काइंड के बायोमोलिक्यूल्स हैं जो कि एक माइक्रोब से हासिल किए जाते हैं और दूसरे माइक्रोब को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज किए जाते हैं। इन्हें जो है कि हम एंटीबायोटिक कहते हैं। आगे हम देखेंगे
कि एंटीबायोटिक मेनली बैक्टीरिया और फंजाई से हासिल की जाती है। एक बैक्टीरिया से आपने एंटीबायोटिक ली, आप दूसरे फंजाई को या दूसरे बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर दोगे। एक फंजाई से आपने एंटीबायोटिक ली, आप दूसरे जो है कि दूसरे जो है कि बैक्टीरिया और फंजाई को डिस्ट्रॉय कर रहे होगे। यानी एक माइक्रोब की बनाई हुई एंटीबायोटिक दूसरे माइक्रोब को किल कर देती है, ये टेंडेंसी है। नहीं, स्पीशी डिफरेंट होगी। जी हाँ, जो है कि ऑर्गेनिज्म सेम हो सकता है, यानी बैक्टीरिया से बैक्टीरिया किल हो सकता है, फंजाई से फंजाई किल हो सकता है। जो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी वो आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, वो है पेनिसिलिन, वो आपको याद रखनी है। इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे 3, फ्लेमिन, फिलोरे एंड चेन। लेकिन जब बात करते हैं तो ज्यादा बात फ्लेमिन की जाती है, लेकिन ये तीनों साइंटिस्ट थे, इन तीनों को नोबेल प्राइज मिला। यस, फ्लेमिन, फिलोरे एंड चेन, 3 साइंटिस्ट थे। अच्छा, इसके अलावा और भी कुछ एंटीबायोटिक के नाम मैंने यहाँ पे लिखे जो आप आगे जाके पढ़ोगे, ठीक है। जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन ये बैक्टीरियल डिजीज के अगेंस्ट यूज की जाती है। सेम पेनिसिलिन भी जो है फर्स्ट एंटीबायोटिक थी, बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज की जाती है। अच्छा, साइक्लोस्पोरिन ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए यूज की जाती है। आपको याद है जब हमने बात की थी यूरिनरी सिस्टम की, तो मैंने आपको ना डिसऑर्डर बताए थे किडनी से रिलेटेड, किडनी स्टोन बताया था, डायलिसिस बताया था, किडनी ट्रांसप्लांट इनका हल बताया था। किडनी ट्रांसप्लांट में आपको बता रहा था कि उसमें किडनी ट्रांसप्लांट मोस्ट ऑफ द केसेस में फेल हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस डोनर की किडनी आप जिस रेसिपिएंट में लगा रहे हो, वेरी गुड, रेसिपिएंट का इम्यून सिस्टम उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं कि इम्यून सिस्टम को शट डाउन करते हैं। किस तरीके से? कुछ एंटीबायोटिक केमिकल हमारे पास होते हैं जो इम्यून सिस्टम को शट डाउन कर देते हैं, और जो सब्सटेंस इम्यून सिस्टम को शट डाउन करेंगे ना, उन्हें इम्यून सप्रेसर कहा जाता है। साइक्लोस्पोरिन उनमें से एक है, लेकिन इसका ड्रॉबैक बड़ा खतरनाक होता है। किसी का इम्यून सिस्टम आपने सप्रेस कर दिया तो उसमें डिजीज हासिल करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। जितनी देर इस एंटीबायोटिक का असर उसकी बॉडी में बना रहेगा, हो सकता है कि उसको ज्यादा डिजीज हो जाए उस कंडीशन में। जी, ये जो किडनी वाले पेशेंट होते हैं ना, इनको कई महीनों तक ये एंटीबायोटिक दी जाती है रेगुलर। जी बेटा, बार बार दी जाती है, जब जाके उसकी बॉडी उस ऑर्गन की हैबिचुअल हो जाए। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उनको कहा जाता है कि भाई रूम से बाहर नहीं निकलना। ज्यादातर तो जो अच्छे हॉस्पिटल है वो तो उनको डिस्चार्ज ही नहीं देते, अपने पास ही रखते हैं, ठीक है। एक हमारे मोहल्ले में केस हुआ था, काफी सैड केस हुआ। एक बच्चा था और छोटी एज का, हमारा तो समझे हमारे छोटे भाई जैसा था। उनमें किडनी का प्रॉब्लम हो गई, उनके वालिद की किडनी उनमें लग रही थी, लेकिन मसला ये हो रहा था कि उनका इम्यून सिस्टम अब एक्सेप्ट नहीं कर रहा था बीपी की वजह से। अब जब तक बीपी है ना नॉर्मल हो, वो वेट कर रहे थे, ये हुआ कि उनकी कल परसों डेथ हो गई। ठीक है जी, तो इस तरीके से होता है। अगर खुदा ना खास्ता उनमें किडनी ट्रांसप्लांट हो जाता तो वो 1 महीने तक हॉस्पिटल में रहते, 1 महीने तक उनकी अच्छे से देखभाल की जाती और रोजाना इसी टाइप की उनको मेडिसिन दी जाती, जब तक वो अपनी फादर की किडनी जो है उनकी बॉडी उसकी हैबिचुअल होती, तब तक उनको ये दी जाती। ठीक है, लेकिन ये साइक्लोस्पोरिन उनमें से एक है जो कि इम्यून सिस्टम को शट डाउन करती है। अच्छा, उसके अलावा लोवाटोस्टैटिन, जिनमें ब्लड कोलेस्ट्रॉल का मसला रहता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहता है। आजकल तो ये प्रॉब्लम आम है कि ब्लड का कोलेस्ट्रॉल जो है वो ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है, उसको लोवर डाउन करने के लिए लोवाटोस्टैटिन जो है वो की जाती है यूज। तो मैंने आपको अब तक ये बताया है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो हम मेडिसिन हासिल करेंगे वो बैक्टीरिया और फंजाई हैं, उनमें से हासिल करेंगे हम एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक ऐसे बायोकेमिकल जो कि एक माइक्रोब से लिए जाएं, दूसरे माइक्रोब को डिस्ट्रॉय किए जाए। एंटीबायोटिक का टारगेट क्या होता है माइक्रोब के अंदर? माइक्रोब की सेल वॉल, माइक्रोब की सेल मेम्ब्रेन, माइक्रोब की मेटाबॉलिक मशीनरी, एंटीबायोटिक उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। जब आप सेल वॉल डिस्ट्रॉय कर दोगे, सेल मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय कर दोगे, मेटाबॉलिक मशीनरी डिस्ट्रॉय कर दोगे, तो वही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको बताया पहली एंटीबायोटिक थी ये पेनिसिलिन, ये 3 स्टार है। ठीक है, उसके अलावा स्ट्रेप्टोमाइसिन, साइक्लोस्पोरिन और लोवाटोस्टैटिन भी आपको याद रखनी है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं ड्रग फ्रॉम एनिमल। ये वो मेडिसिन है जो हम एनिमल से ले रहे होंगे। एनिमल में जब बात की जाएगी तो ह्यूमंस का भी शुमार हो जाता है। 2 तरह की ड्रग का जिक्र किया गया है हमारी बुक के अंदर। एक तो है ये HCG और दूसरा है हाई एजुरिनोडेक्स। HCG की बात करते हैं। HCG इसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन ये फर्स्ट साइन होता है कि प्रेगनेंसी हो गई है। कंसेप्शन का फर्स्ट साइन होता है HCG की प्रेजेंस। HCG का बड़ा सिंपल सा टेस्ट होता है, मार्केट में किट्स अवेलेबल होती हैं। वो किट्स जो है यूज कर फीमेल जो है अपने यूरिन का सैंपल इस पे पावर ऑफ करती हैं, और अगर टेस्ट पॉजिटिव है तो HCG यूरिन में मौजूद है, और HCG मौजूद है तो मतलब प्रेगनेंसी हो गई है। और इस टेस्ट को हम कहते हैं ग्रेविडेक्स टेस्ट। लिख दूं आपके लिए, ग्रेविडेक्स टेस्ट, आगे पढ़ेंगे आप। ग्रेविडेक्स टेस्ट कहते हैं इसे, बड़ा सिंपल सा टेस्ट होता है। अच्छा, ये HCG एक हार्मोन है,
और HCG में ये टेंडेंसी है कि ये ह्यूमन फीमेल के यूरिन में मौजूद होता है, ठीक है। अच्छा, यूरिन की वजह से इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये हॉर्स के सीरम से भी यूज किया जाता है। ब्लड का वो कंपोनेंट जो कि क्लोट, ब्लड का वो कंपोनेंट जिसमें से आपने फाइब्रिनोजन वगैरह रिमूव किए हुए हैं, वो क्लोट की बात कर रहे थे। HCG जो है कि वो हॉर्स के सीरम में से भी हासिल किया जाता है। ब्लड में से आप क्लोटिंग प्रोटीन वगैरह रिमूव कर दोगे ना, तो जो बचेगा वो सीरम कहलाता है। सीरम के अंदर से भी HCG रिमूव लिया जाता है। ह्यूमन फीमेल की जो यूरिन है उनसे भी HCG को लिया जाता है। अच्छा, HCG बनता कैसे है ये देखें। अब आपको थोड़ी सी कहानी समझनी होगी। हमने हमने जो है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा हुआ है फीमेल का। आपको पता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी होती है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर ओविडक्ट, यूट्रस और वेजाइना आ जाता है। ये यूट्रस जो है ये डिजाइन है फॉर द फर्टिलाइजेशन जहां पर एक स्पर्म कंबाइन होंगे। एक स्पर्म कंबाइन होने के बाद ये लाजमी होता है कि जो जायगोट बना है वो यूट्रस में ट्रांसपोर्ट हो और यहाँ इम्प्लांट हो जाए। जैसे ही जायगोट यहाँ इम्प्लांट होगा, प्रेगनेंसी मार्क हो जाएगी। प्रेगनेंसी के मार्क होने के बाद यहाँ से प्रोड्यूस होगा एक हार्मोन HCG यहाँ से प्रोड्यूस होके सीधा मूव करेगा, ब्लड के थ्रू आएगा इस हमारे बिलव्ड ओवरी के पास, और ओवरी के अंदर एक टेम्पररी एंडोक्राइन स्ट्रक्चर होता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द कॉर्पस ल्यूटियम। इसे कहेगा कि भाई 3 महीनों तक आप जो है 3 महीनों तक आप स्टेबल हो जाओ क्योंकि प्रेगनेंसी हो गई है। 3 महीनों तक आप प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करते रहो, 3 महीनों तक आप प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करते रहो, सो दैट यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट ना करे, ना ही मेंस्ट्रुअल साइकिल हो और प्रेगनेंसी सस्टेन होती रहे। 3 महीनों के बाद क्या होगा कि 3 महीनों के बाद ये वाला जो प्लेसेंटा है ये डेवलप कर जाएगा, प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करने की जिम्मेदारी इसकी होगी। तो HCG का मेन काम ये होता है कि प्रोड्यूस होने के बाद ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा इस ओवरी को कि प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस होता रहे और प्रेगनेंसी मेंटेन रहे। ये काम होता है HCG का, ठीक है। तो इसको यूरिन वगैरह से हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और टेस्ट भी इसका किया जाता है, ठीक है जी। अच्छा, दूसरा होता है हाई एल्यूरिनोडेज। हाई एल्यूरिनोडेज ये एक एंजाइम है जो कि एक्ट करता है हाई एल्यूरोनिक एसिड पर। हाई एल्यूरोनिक एसिड पर एक्ट करके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हाई एल्यूरोनिक एसिड को पर एक्ट करके ये उसे ऐसे सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है जिसको स्पर्म सेल जो है वो यूज करते हैं और न्यूट्रिशन हासिल करते हैं। हाई एल्यूरिनोडेज, ठीक है जी। जी हाँ, इनको मेडिसिन के तौर पे यूज किया जाता है। डेट्स वाई जो है कि इन्हें ड्रग के अंदर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। समटाइम कुछ फीमेल्स में ऐसा है कि HCG प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा, तो जैसे मैंने बताया ना कि अगर HCG नहीं होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट कर जाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट कर गया ना, प्रोजेस्टेरोन नहीं होगा और ऐसी प्रेगनेंसी के अंदर मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ऐसी फीमेल्स के अंदर फिर HCG दिया जाता है जी। पहले तो हॉर्स से लेते थे, लेकिन हॉर्स से ये था कि इन्फेक्शन हो जाते थे ह्यूमन्स को। अब ये कि ह्यूमन की जो यूरिन है वहां से लिया जाता है, प्रोसेस किया जाता है और फिर सप्लाई किया जाता है, ठीक है। मैं जानबूझ के आपको नहीं बता रहा था। वेल, हाई एल्यूरिनोडेज जो है ये मैंने आपको बताया ना, हाई एल्यूरिनिक एसिड को ब्रेक करेगा सब्सटेंस में जिससे स्पर्म न्यूट्रिशन हासिल करे। अच्छा, से फॉर एग्जांपल ये हाई एल्यूरिनोडेज नहीं है, ऐसे स्पर्म जो है कि उनका काउंट रिड्यूस हो जाएगा, ऐसे मेल जो है फादर नहीं बन पाएंगे। तो उनमें भी सेम कहानी, दूसरे जो है कि एनिमल से या दूसरे मेल से ये हाई एल्यूरिनोडेज हासिल किया जाएगा, लेबोरेटरी में कल्चर किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो हमने देखा था, और जो है कि फिर उनकी बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाएगा सो दैट कि वो भी जो कमी उनकी दूर हो जाए, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। ड्रग फ्रॉम मिनरल। मिनरल से भी कुछ ड्रग हासिल की जाती हैं। पहली बात तो मिनरल्स क्या होते हैं, यहाँ तक बातें आ रही है समझ में? यहाँ तक हमने सिर्फ पढ़ाई किया ड्रग्स फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ड्रग्स फ्रॉम एनिमल्स। अच्छा, ड्रग फ्रॉम मिनरल्स, पहली बात तो मिनरल क्या होते हैं? मिनरल इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं जो हमारे ग्रोथ, हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए लाजमी है। इनऑर्गेनिक वर्ड जहां भी आ गया ना तो आपको दिमाग में रखना है कि वो सब्सटेंस जिनमें कार्बन एज अ बेसिक एलिमेंट ना हो और ना ही कोवेलेंटली बॉन्डेड हो हाइड्रोजन के साथ, उन्हें हम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहते हैं। कार्बन एज अ बेसिक एलिमेंट ना हो, ना ही कोवेलेंटली बॉन्डेड हो हाइड्रोजन के साथ, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हों जो हमारी ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म में हेल्प करें, वो मिनरल कहलाते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड बनेगा, और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हमारी बॉडी में क्या होता है? नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हमारी बॉडी में होते हैं जी। नो, चलें जी, वो तो ठीक है। बायोमोलिक्यूल कौन सा है? बायोमोलिक्यूल नाइट्रोजन कंटेनिंग अमाइनो एसिड यानी प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग है। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड भी नाइट्रोजन कंटेनिंग है। आपको मैंने जी वही तो इसी वजह से कह दिया ना न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, ये जो प्रोटीन है ना, प्रोटीन का मेन काम है टिश्यू बिल्डिंग के अंदर, ठीक है। अच्छा, अगर से फॉर एग्जांपल प्रोटीन ना हो, टिश्यू बिल्ड नहीं होगा। प्रोटीन के और भी बहुत सारे काम है। प्रोटीन के काम हमें कौन बताएगा? प्रोटीन के काम हमें कौन बताएगा?
तो ये एनर्जी भी प्रोवाइड करेगी। प्रोटीन एंजाइम की तरह भी एक्ट करती है, हार्मोन की तरह भी एक्ट करती है, एंटीबॉडी की तरह भी एक्ट करती है, एंटीजन की तरह भी एक्ट करती है। प्रोटीन प्रोटीन के बहुत सारे फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर, मेटाबॉलिज्म में भी इन्वॉल्व होती है प्रोटीन। ठीक है, तो अल्टीमेटली बताने का मकसद सिर्फ ये था कि मिनरल जो है हमारी ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहे होंगे। अच्छा, कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो कि प्लांट वगैरह से लेकर के और इधर ड्रग दिए जाते हैं। जिंक है ना, जिंक जिंक दिया जाता है, आयरन दिया जाता है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बारे में तो मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन क्या करवाएगा हमारी बॉडी के अंदर जाकर, ग्रोथ करवाएगा, हेल्प करेगा प्रोटीन बनवाकर। आयरन क्या करेगा? नो, यस, आपको पता है आरबीसीज के अंदर क्या मौजूद होता है? हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन के अंदर होता है आयरन, और हेमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना। ज्यादा हेमोग्लोबिन, जी जी, ज्यादा अगर हेमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट होगा, अगर हेमोग्लोबिन ज्यादा होगा तो ज्यादा अच्छे से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगा, बंदा अच्छे से काम कर पाएगा। ठीक है, अच्छा, तो ये आयरन का काम है। किसी में आयरन की डेफिशिएंसी है, एनीमिया हो जाती है उनको, फिर दिया जाता है आयरन। जिंक का काम क्या है? अब आपको दोनों कान खुले रखने हैं। देखें, हमारी बॉडी में अलग अलग जगहों पर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट कर कर एक कंपोनेंट बनाता है H2CO3। इसका नाम क्या है? इस कार्बोनिक एसिड। वेरी गुड, कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड को बनाने वाला जो हमारा ब्लड एंजाइम है ना, वो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज। यहां तक बात आ रही है समझ में? एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन हुए, इनसे क्या बना? कार्बोनिक एसिड। यहां पर एंजाइम कौन सा रिक्वायर्ड है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज को अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए जिंक आयन रिक्वायर्ड होती है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज को अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए जिंक आयन रिक्वायर्ड होती है। जी, अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेज ना बने ना तो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो पाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ब्लड में बढ़ जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट खास लिमिट के बाद बढ़ गया, बॉडी में बहुत सारी डिफिकल्टीज होती हैं। जी, तो हम क्या करेंगे? प्लांट से लेंगे और उन्हें प्रोवाइड करेंगे। यही तो बता रहे हैं कि वो ड्रग जो कि हम मिनरल के तौर पर किसी से हासिल करके और उनको प्रोवाइड करें। ठीक है जी, ये बातें आ रही है समझ में बेटा? ये आ रही है समझ में? पक्की बात है? आगे मूव कर सकते हैं? ये बात आ रही है समझ? ठीक है जी, अच्छा जी। तो दे आर इन ऑर्गेनिक सॉल्ट्स रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, जिंक, आयरन और नाइट्रोजन। ठीक है, जहां तक बातें आ गई समझ में, आगे मूव करें। अच्छा देखें, अब सिंथेटिक ड्रग जो लैब में बनाई जाए और इनके नाम ही अजीब से हैं। ठीक है, ये जैसे जैसे मरजुआना, पोपीपोट, कुछ वीड। अच्छा, इनकी, जी, अच्छा, हमारे पास थोड़ी टाइम की पाबंदी है। अगर टाइम होता तो मैं जरूर इनके बारे में और भी बताता, उनके बारे में बताता। इनके नाम बस आप याद रखने, इसकी कोई फिजियोलॉजी नहीं। जी जी जी, वो वीड्स होते हैं, कुछ वीड से ली जाती हैं, बनाई जाती हैं, तो उनको सिंथेटिक वीड कहा जाता है। यहाँ तक बात आ गई समझ में? तो यहाँ तक ड्रग्स फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज कंप्लीट हो गया। ड्रग्स फ्रॉम प्लांट, ड्रग्स फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रॉम एनिमल, फ्रॉम मिनरल। आगे मूव करें। ठीक है, ज्यादा तो नहीं हो जाएगा? ठीक है जी, बात करते हैं पेन किलर की। पेन पेन जो है, दर्द। ठीक है, अलग अलग चीजों की वजह से दर्द होता है। ठीक है, और दर्द का होना भी बड़ा लाजमी है। कल मैंने बताया था जी, बड़ा लाजमी है। अगर है ना किसी को शीशा वगैरह लग जाए, कल मैं एग्जाम्पल दे रहा था, और उनको पता ही ना चले तो कितना ब्लड उनका लॉस हो जाएगा। जी, खुदा ना खास्ता ज्यादा खून अगर बॉडी से, बेटा ज्यादा खून अगर बॉडी से भेज जाए तो किडनी फेल हो जाती है। जी जी, किडनी फेल हो जाती है। ठीक, तो बड़ा ही लाजमी होता है कि दर्द भी हो, इंसान को एक खास लेवल का दर्द होना चाहिए, लाजमी। अच्छा जी, एनाल्जेसिक। इन्हें, ये जो पेन किलर है ना, जो दर्द को कम करते हैं, उन्हें एनाल्जेसिक कहा जाता है। पेनाडोल, पैरासीटामोल, एस्पिरिन। अरे वाह, आप काफी इंटेलिजेंट। गिव रिलीफ फ्रॉम पेन बाय एक्टिंग ऑन सीएनएस। देखें, इनकी भी फिजियोलॉजी सेम काइंड की है। हमारे ब्रेन के सेल कौन से हैं? न्यूरॉन। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कैसे कम्युनिकेट करेगी? जी, एक्शन पोटेंशियल के थ्रू। एक्शन पोटेंशियल एक न्यूरॉन से होता हुआ दूसरे न्यूरॉन में जाएगा, ऐसा होगा ना? अगर अगर हम किसी तरीके से इस एक्शन पोटेंशियल को स्लो कर दें तो उस पार्ट को, वो पार्ट जो है वो सुन हो जाएगा, वहां कोई फीलिंग नहीं होगी। ठीक है, तो ये वही काम करती है। जैसे कि आपने नाम बताया, पैरासीटामोल, पेनाडोल, एस्पिरिन। एस्पिरिन रोक देती है। ठीक है, अगर सर में दर्द है ना तो ये वहां के पार्ट को सुन्न कर देंगी कुछ देर के लिए, वहां पर एक्शन पोटेंशियल को कम कर देंगी। तरीका अलग हो सकता है।
फिर उनमें बड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है इस काम को कर पाना। ठीक है, फिर हम हायर जो चीज़ें हैं उनकी तरफ जाते हैं। ठीक है जी। ठीक जी बेटा, होते हैं एक उम्र के बाद। एक उम्र होती है बेटा रिसेप्टर लॉस जी, एक उम्र के में हो जाता है ऐसा। ठीक है जी। अच्छा बेटा, मैं ये बता रहा था कि जो एस्पिरिन है ना, एस्पिरिन ज़्यादा अच्छा काम दिखाती है नाइट टाइम पर। ऐसा क्यों? हाँ, रेस्ट में होने से क्या होता है ऐसा? वेरी गुड, इन्होंने इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ बता दिया। देखें, एस्पिरिन रात में जाएगा ना, रात में ये कि स्टमक इतना ज्यादा एचसीएल प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता, एस्पिरिन ज्यादा मौजूद होता है स्टमक के अंदर। ठीक है, इसके अलावा ब्लड के अंदर भी एस्पिरिन को रिमूव करने के लिए सब्सटेंस कम प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। एस्पिरिन का अमाउंट जो है बना रहता है ब्लड के अंदर। ठीक है, इसका अमाउंट बड़े रहने की वजह से ये कि इसका इफेक्ट बना रहता है। एंटीबायोटिक जल्दी से पढ़ लें और वैक्सीन पढ़ लें जल्दी से, आसान है। एंटीबायोटिक वही है, एंटीबायोटिक हमें बताइए आप, अभी मैंने जो यहाँ पे बताया। जी हाँ, ठीक है, इसका टारगेट क्या होगा एंटीबायोटिक का? वेरी गुड, वेरी गुड। आप इंटेलिजेंट है साहब। दोज काइंड ऑफ बायोकेमिकल्स ड्राइव फ्रॉम वन माइक्रो एंड डिस्ट्रॉय अदर। एंटीबायोटिक का टारगेट होगा सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, मेटाबॉलिक मशीनरी। अच्छा, अब आपको दोनों कान खुले रखने। ये जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सा है, वैक्सीन का। ठीक है, अच्छा, वैक्सीन का मतलब क्या होता है? देखें, आपको किसी भी डिजीज के अगेंस्ट वैक्सीन करनी है, पहली बात तो ये याद रखो कि वैक्सीन वायरल डिजीज के अगेंस्ट की जाती है। वैक्सीन करने के लिए हम क्या करते हैं कि उस वायरस की या तो इनएक्टिव फॉर्म, या तो उसका छोटा सा टुकड़ा, या उसका सिक्रीट करदा टॉक्सिन, उसकी इनएक्टिव फॉर्म, उसकी उसका छोटा सा टुकड़ा एंटीजन, या उसका सिक्रीट करदा टॉक्सिन यूज करके बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट कर देते हैं। जैसे बॉडी में या तो इनएक्टिव फॉर्म गई, या तो एंटीजन गई, या तो उसका टॉक्सिन गया, सबसे पहले क्या होगा, हमारी बॉडी के कुछ स्पेशल सेल होते हैं। ठीक है, इनको मैक्रोफेजेस कहा जाता है। मैक्रोफेजेस को पता चल जाएगा। इसी तरीके से वैक्सीन बनाई गई थी। कोरोना की जो वैक्सीन बनाई गई थी ना, हमने कोरोना का इनएक्टिव फॉर्म या उसका टुकड़ा या उसका टॉक्सिन अपनी बॉडी में इंजेक्ट किया होगा। जी, देखिए, जैसे ही वैक्सीन इंजेक्ट हुई ना, देखिए वैक्सीन जैसे ही इंजेक्ट हुई, कोई भी इनएक्टिव फॉर्म हमने इंजेक्ट कर दी वायरस की, उसको खाने के लिए आएंगे मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस उसको डिस्ट्रॉय करने के बाद इसका छोटा सा टुकड़ा अपने सर पर रख के और जाएंगे इम्यून हेडक्वार्टर की तरफ। जब जब मैक्रोफेजेस अपने सर पर छोटा सा टुकड़ा लेकर जा रहे होते हैं, तो इन्हें हम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कहते हैं। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, क्योंकि ये वो एंटीजन को प्रेजेंट करने जा रहे हैं किसके पास? टी सेल के पास, इम्यून हेडक्वार्टर के पास। इम्यून हेडक्वार्टर में इनको मिलेंगे टी सेल। टी सेल बोलेंगे अच्छा एंटीजन आइए ना, एंटीजन ये दो काम करेंगे, एक तो ये पोरफोरिन प्रोड्यूस करेंगे और दूसरा ग्रेन्जाइम। पोरफोरिन और ग्रेन्जाइम जो है वो जाएंगे इनको डिस्ट्रॉय करेंगे, और दूसरा टी सेल प्रोड्यूस करेंगे टी साइटोटॉक्सिक सेल, वो भी इनको डिस्ट्रॉय करेंगे। टी हेल्पर सेल जो इनकी हेल्प करेंगे इनको डिस्ट्रॉय करने में। टी सप्रेसर सेल, टी सप्रेसर सेल ये होते हैं कि कंटिन्यूअसली टी सेल का काम बना ना रहे हमारे ब्लड के अंदर। अगर ऐसा हुआ तो उससे इफेक्ट पड़ सकते हैं, हमारी बॉडी के सेल भी डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो टी सप्रेसर सेल इनका इफेक्ट के मिनिमाइज कर देंगे। उसके बाद टी मेमोरी सेल, टी मेमोरी सेल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। टी मेमोरी सेल इनके झगड़े के दौरान क्या करते हैं, इनका कोई ना कोई पार्ट स्टोर करके रख लेते हैं। जैसे घर में झगड़ा होता है ना समटाइम, तो बच्चे कोई ना कोई हरकत कर लेते हैं, ये टी मेमोरी सेल वैसे ही है। जब आप इनकी फाइटिंग हो रही होगी ना, इनका छोटा सा टुकड़ा ये अपने पास रख लेंगे। अब क्या होगा, अब खुदा ना खास्ता नेचुरली भी आपकी बॉडी के अंदर ये वायरस आया ना, इसके अगेंस्ट ये सेल जल्दी से तैयार हो जाएंगे। जी, क्योंकि ये सेल बनने में ना काफी टाइम लगता है। एंटीबायोटिक इंजेक्ट करने के बाद टी सेल बनने में बहुत टाइम लगता है। अगर किसी वायरस के अगेंस्ट पहले ही इंफॉर्मेशन मौजूद होगी ना मेमोरी सेल में, इतना टाइम नहीं लगेगा, उसको जल्दी से डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। जब कोरोना का इनएक्टिव फॉर्म हमने आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया था ना, तो उसने इतना इफेक्ट नहीं दिखाया, उसके अगेंस्ट सेल बन के रिस्टोर हो गए। अब वो नेचुरली भी आएगा ना, तो हमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि टी सेल पहले से तैयार है उसका ग्रैंड वेलकम करने के लिए, और उसका ऐसा ग्रैंड वेलकम होगा कि एंड। जी, तो ये होता है वैक्सीनेशन। ठीक है, तो आज के लिए हमारे पास इतना ही था। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू राजा बेटा।